मैं आग्रह करती हूँ माननीय डॉक्टर मनीषा प्रियम जी से, प्रोफेसर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। मैम आए और कृपया अपने आशीर्वचन से हम सबको सम्मानित करें, अवगत कराएं। तालियों की गुंज थोड़ी सी कम है, तो कृपया तालियां बनाए रखें ताकि आपका और हमारा स्पीकर्स का मनोबल बढ़े और आप उसको अच्छे से सुने। थैंक यू। सुलभ की पावन भूमि को मेरा आदरणीय और सम्माननीय नमस्कार। आप सबको दिल्ली की इस भीनी भीनी पीली पीली धूप वाली सुबह में आप सबका सादर मैं नमन करती हूँ कि आपने आज की दिनचर्या का सब कुछ छोड़कर ये वक्त निकाला कि हम सब एकत्रित हो सकें, और ख़ास करके मेरे मनुहार में, मेरे स्वागत में आपने जैसी तैयारी की, मैं बहुत ही आभारी हूँ आप सभी की। लेकिन शुरुआत में करना चाहूँगी उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जिसने हमें संबोधित किया एक माध्यम के ज़रिए। मुझे यहाँ पता चला आकर कि उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है, लेकिन आपने देखा कि उनके मिशन में, उनकी कर्तव्य निष्ठा में कहीं भी कोई झलक नहीं दिखी आज उनकी तबीयत की इस नासाजी का। इसलिए सर्वप्रथम मैं नमन करती हूँ माननीय श्री बिंदेश्वर पाठक जी का। नहीं केवल वो एक महामना हैं, नहीं केवल वो एक महामनुष्य हैं, लेकिन उनकी सोच और सपना जो है वो सतरंगी, जो आप बैलून आपने यहाँ से वहाँ तक लगा रखे हैं, ये सतरंगी बलून एक तरह से उनकी सोच का वो पैमाना है जो ना कहीं से शुरू होता है और ना ख़त्म होता है, कोई बिंदु नहीं जिसकी। वैसे श्री बिंदेश्वर पाठक जी का मेरा सादर नमन, और मेरा आग्रह है आज सुलभ का जो परिवार यहाँ जुटा है कि आप जैसे भी सोचें, सपनों वाली इस रंगीन दुनिया, इस इंद्रधनुष पर किसी तरह से मेरा प्रणाम उन तक अवश्य पहुँचाएँ। और आप देखेंगे कि ये सतरंगी बैलून जो है, ये सतरंगा इंद्रधनुषी सपना जो है, यही बस उनकी तबीयत को यूं यूं बादलों सा लिया जाएगा और वो स्वस्थ होकर वापस पुनः आपके परिवार में रहेंगे। मेरा बहुत धन्यवाद है मंच पर सभी आसीन बहुत बहुत महान अनुभव वाले लोगों से। मैं उन सब में कदम छोटी हूँ। मेरी जो विचारधारा है वो अभी बन ही रही है, कहीं पनपी नहीं है। मैं आप सबसे पहली बार मिल रही हूँ तो सबका नाम लूँगी तो बहुत गलत सलत होगा, है ना, कुछ इधर गलत करूँगी, कुछ उधर करूँगी। तो मैं पढ़ती हूँ यहाँ से श्री एन.बी. मजुमदार साहब, डॉक्टर मजुमदार साहब, आप हमसे पहले बोल गए। ऑनरेबल श्री कुलवंत सिंह जी, आप मेरे बगल में थे। ऑनरेबल प्रोफेसर रीना मारवा जी, ऑनरेबल नित्य पाठक जी और श्री डी.पी. सिंह जी। कोई और नाम अगर छूटता हो, अवधेश शर्मा जी, कोई और नाम छूटता हो तो मुझे बताएं, मैं यहाँ से आपको आदर करती हूँ। मेरा आदर फिर से स्वीकार कीजिए और मेरी गलतियों के लिए क्षमा कीजिए। मैं आपको चंद बातों से अवगत कराना चाहती हूँ, और आज की जो चर्चा है वो मैं तो यूँ कुछ बातें प्रस्तुत करके जाऊँगी, लेकिन वास्तव में मैं जब आपके पास नहीं रहूँगी, आपके बीच नहीं रहूँगी, तब इस सभा में एक समागम होगा, एक मंथन होगा, वो चिंतन का मंथन होगा। और मुझे पता है कि साल दर साल एक नित्य निष्ठा के साथ आप वर्ल्ड टॉयलेट डे पे, विश्व टॉयलेट डे पे, आप विश्व शौचालय दिवस पे आप मिलते हैं, और कई महान अनुभवों को अपने साथ जोड़ करके साल भर की ज़िंदगी जो है, जो रोज़मर्रा ज़िंदगी, वो आप एक नियम के साथ उसको संचालित करते हैं। लेकिन मैं सबसे पहले इस सोच को नमन करती हूँ जो सोच इस बात के बारे में सोचता है, मंथन करता है कि आखिर नित्य क्रिया में, दैनिक क्रिया में हम कैसे एक बदलाव ही नहीं, एक क्रांति ला सकते हैं। और जिन लोगों ने कभी सोचा हो कि इस क्रांति की आवश्यकता नहीं, वो मैं यही कहूँगी
कि फ्रांस में एक क्रांति हुई थी, उसमें रानी को आके कहा गया कि गरीब गुरबा महारानी सब क्रांति कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई क्यों क्रांति कर रहे हैं? तो जैसे हम रोटी खाते हैं, फ्रांस में ब्रेड खाते हैं। ब्रेड कोई बहुत अंग्रेजी कीमती चीज़ नहीं है, वो साधारण जीवन का। तो बताने वाले ने बताया कि देखिए क्रांति इसलिए कर रहे हैं कि इनके पास खाने को अब ब्रेड भी नहीं है। तो वो गुहार लगा रहा था वहाँ के लोग जो क्रांति में खड़े थे, बड़े पैलेस के बाहर, बड़े किले के बाहर। तो रानी ने क्या कहा आपको पता है? रानी ने कहा अच्छा उनके पास ब्रेड नहीं है तो उनको केक खिला दो। तो वही बात है कि जो महान अट्टालिकाओं में रहेंगे, जिनको ये कमी नहीं महसूस हुई, जो ये समझते रहीं कि किसी सामाजिक समस्या का एक साथ मिलके एकत्रित होके कलेक्टिव रूप से हमको कोई इसको दिशा देनी है, वो लोग समस्या से महरूम ज़िंदगी जीते हैं, वो अट्टालिकाओं में रहते हैं। लेकिन आज इस सभागार में हम समस्याओं के बीच रहकर अपनी ज़िंदगी की सृजन करने की ठान चुके हैं। और विश्व शौचालय दिवस पर मैं आप सबको पुनः बधाई देती हूँ कि अच्छा जीवन वो नहीं है जो महल में बंद होके और केक बन खा के या महारानी बन के जिया जाए। अच्छा जीवन वह है जो आपसी सामंजस्य में, सामाजिक सामंजस्य में एक दूसरे के साथ नित्य की उन समस्याओं पर बिल्कुल इंगित हो या उसकी तरफ लक्षित हो जिन सब से हमारा जीवन जीना दुभर हो रहा है। तो मैं पुनः इस बधाई के साथ आपको अपने रिसर्च के, देखिए मैं तो एकेडमिक हूँ और मैं पढ़ती लिखती हूँ, इस पर मुझे गौरव है। बहुत लोग मुझे कह जाते हैं कि अरे आपके टाइप का आदमी तो उसको ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था। मैं बहुत कुछ सुन के उसके बाद कहती हूँ कि 1 नंबर मैं तो औरत हूँ, 2 नंबर मैं तो एकेडमिक हूँ। ठीक है, तो आपको मैं अपने रिसर्च से कुछ हिस्से आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ और मैं ये जानती हूँ कि मेरी इस प्रस्तावनाओं के बाद आप उसका अनुमोदन करेंगे, क्योंकि आप उस सोच से आते हैं जो इस प्रस्तावना के साथ नित्य जीवन जीता है। पहली बात मैं आपको एक झलकी दिखाती हूँ अपने बातों के ज़रिए रिसर्च की उस पृष्ठभूमि का, जो मैं 2009-10 में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, मेरा पीएचडी अब ख़त्म हो चुका था। पीएचडी की जो कमेटी है वो एक गोल मेज़ पे आपसे मिलती है और यहाँ की तरह वो ये नहीं कहते हैं कि गिरगिट पास की फेल, वो पूछती है। पीएचडी कमेटी जो आपसे पूछती है कि आपका आगे का मंसूबा क्या, आप क्या करना चाहती हैं और आप लिखना चाहते हैं, आप कुछ करना चाहते हैं, वो सभी बातें आप उस कमेटी से बातचीत करते हैं। तो वो कमेटी अब तय हो चुकी थी कि नहीं, आपको हम एक पोस्ट डॉक देते हैं और ये तरीका रहेगा कि आप रहिए फलां यूनिवर्सिटी में, यहाँ काम कीजिए और ये बड़ा प्रोजेक्ट है पॉवर्टी इनइक्वालिटी पे। मैंने सब कुछ सुना और सब कुछ सुन के मैंने कहा कि नहीं, मैं क्षमा चाहती हूँ, मेरा पीएचडी यहाँ कंप्लीट हुआ, मैं वहाँ जाना चाहती हूँ वापस जहाँ मेरे लोग हैं और मेरे रिसर्च के सवाल हैं। रिसर्च के सवाल कहाँ हैं? अपने समाज में, अपने लोग में। इस ज़िंदगी में थोड़ी धूल जरूर लगी हुई, खाने को केक जरूर नहीं है, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी है और अपनी ज़िंदगी को, अपने लोगों को, अपने सवालों को नकारना कोई अच्छी ज़िंदगी नहीं हो सकती। तो उन्होंने कहा अच्छा आप किस विषय पर, आप पॉवर्टी इनइक्वालिटी? मैंने कहा नहीं, ये तो आंकड़े हैं। अब देखिए इतना कुछ मैंने आंकड़ों को आपके बीच मंथन करके रख दिया है, आपने मान लिया कि ये 83 टेबल्स थे मेरे पीएचडी के डॉक्यूमेंट में, किसी में भी एक पेंसिल भी गलती की नहीं ढूंढी गई थी। मैंने कहा ये सब तो मैंने कर लिया, मुझे उन समस्याओं के बीच जाना है जिससे कि मेरे बगल का जीवन, मैं 33-35 साल तब तक दिल्ली में भी रह चुकी थी, विदेश में रह चुकी थी। मेरे अपने घर से 1.5-2 किलोमीटर एशिया का सबसे बड़ा अनऑथराइज्ड कॉलोनी ये संगम विहार था। मैं आज तक वहाँ नहीं गई थी। तो मैंने कहा नहीं, मुझे तो एक बड़ी जगह जाना है। उनको लगा कि अच्छा कहीं अमेरिका, इंग्लैंड, स्विट्ज़रलैंड या हिंदुस्तान में ही शायद कहीं कश्मीर, लेह लद्दाख, कहाँ जाना। मैंने कहा नहीं, मेरे घर के पछवाड़े में संगम विहार जाना है और मुझे समझना है कि निरंतरता के शहरी जीवन का वास्तव में उसकी चादर जो है वो कैसे उसका ताना बाना बनता है। कट टू 2012-2013 मैं संगम विहार में थी और संगम विहार के बारे में गूगल करने पे लिखता था एशियाज़ लार्जेस्ट अनऑथराइज्ड कॉलोनी। उस वक्त मैं दिल्ली सचिवालय में, तब सम्माननीय श्रीमती शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी, उन्होंने मुझे अपने टीम में इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस के लिए यूएनडीपी का जो आप नाम सुनते हैं उसके लिए मुझे सलाहकार नियुक्त किया और मैंने उनकी सरकार को ब्राज़ील के साथ जोड़ा भी था। अब किन मुद्दों पे मैं ले आ रही हूँ पूरी कहानी को आप देखेंगे कि स्थानीय रूप से जब मैंने देखना शुरू किया
कि इस सरकार का, दिल्ली की ये सरकार, दिल्ली में बहुत सरकारें हैं, दिल्ली में केंद्र की भी सरकार है, राज्य की भी सरकार है, म्यूनिसिपैलिटी की भी सरकार है, इन सभी सरकारों के ठीक नाक के नीचे एक बड़ा सा विस्तार है कॉलोनी का, जिसको अनऑथराइज्ड बुलाते हैं लोग। अनऑथराइज्ड पर जब मैंने देखना शुरू किया तो चीफ सेक्रेटरी ने बताया कि अनऑथराइज्ड का मतलब है ज़मीन है, लोग हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में यहाँ पेड़ है। तो मैंने कहा अच्छा, वहाँ तो लोग रहते हैं। तो विडंबनाओं में ये समझ में आया कि लोग सरकारी विडंबनाओं के बीच, सरकारी मूल्य नीतिगत विडंबनाओं के बीच धरती फटती है, और उस फटी हुई धरती में भी जो दबा कुचला वर्ग है वो फटी हुई धरती में खड़ा रहता है और कहता है आओ शहर वालों, तुम्हारी ज़िंदगी को हम आबाद करते हैं। संगम विहार वैसी भूमि है। और जब उस भूमि में मैंने निरंतरता के साथ, सचिवालय भी रोज़ काम करने जाती थी, यहाँ भी रोज़ जाती थी, उसको देख के मुझे कुछ बातें समझ में आई, चंद बातें। सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि अनऑथराइज्ड होने की ये समस्या नहीं थी कि वो लीगल है कि इलीगल है। सबसे बड़ी समस्या थी कि लगभग 5 लाख लोग, सबके पास वोटर कार्ड, लेकिन शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। आप बताइए 5 लाख लोग आखिर अगर जी रहे हैं और सरकार की एक नीति ने उस ज़मीन पे अगर पेड़ बना रखे हैं, तो आखिर वो लोग क्या अपनी नित्य क्रिया से जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? रोज़ जाएंगे कि नहीं शौचालय? जाएंगे, है ना? कुछ पीछे से भी आवाज़, एकदम शांत है आप लोग, बिल्कुल चेहरा देख रहे हैं मेरा, केवल बात नहीं सुन रहे मेरी। तो आप बताइए संगम विहार के लोग, 5 लोग रोज़ शौचालय जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे। और सरकार इस बारे में कुछ नहीं करती है, ये कहते हुए कि ये तो अनऑथराइज्ड जगह है, यहाँ तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। एक और सरकारी फाइल खोला गया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, उसने कहा नहीं नहीं, यहाँ तो कोई लोग ही नहीं रहते, ये तो कुतुब मीनार और तुगलकाबाद के बीच आर्कियोलॉजिकल रूइंस है, यहाँ महल थे, इनको हमको प्रिजर्व करना है। तो सरकार के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की छवि में वहाँ पेड़ थे, सरकार के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में वहाँ महल के खंडहर थे। वास्तव में रोज के जीवन में वहाँ लोग थे, लोग से भी ज़्यादा वहाँ महिलाएं थीं जिनको नित्य क्रिया के लिए रोज शौचालय जाना था। वहाँ जो चीज़ नहीं थी उसका नाम था शौचालय नहीं, पानी नहीं। बिना पानी के, बिना शौचालय के कैसा होगा वो जीवन? और हर घर में, दिल्ली के संभ्रांत इलाकों में पूछती थी, मेरा ड्राइवर संगम विहार से आता है, मेरी खाना बनाने वाली संगम विहार से आती है। मैंने कहा आप कैसे ये जीवन जीते हो? आप पूछते हो उनसे कि कहाँ वो जाते हैं? और उसके बाद पूरा जो एक डिटेल्ड एनालिसिस था, जिसके विस्तार में मैं नहीं जाऊँगी, उस विस्तार में यही दिखा कि पानी के ऊपर मार। अब ये बातें तो उन्होंने बताई, लेकिन जब 1-2 के बीच में मैं वहाँ ट्रैवल बैक करती थी साइट में, तो बहुत ही मतलब इतनी तकलीफ़दायक बदबू और महक। तब पता चला कि चुपके से सरकारी मशीन आके और शौचालय से कनेक्ट करके पाइप को और इंसिनरेटर्स चला के वहीं वो इसको ख़त्म करने का काम करते हैं। मतलब ठीक हमारे नाक के नीचे, 3 सरकारों के नाक के नीचे नकारते हैं कि वहाँ लोग हैं, नकारते हैं कि वहाँ लोगों को पानी की और शौचालय की आवश्यकता है, किसी तरह कर लो, और कर लिया तो बोझा, तो सर पे बोझा ढोने वाली जिन महिला का आपने चित्र दिखाया जो आज सम्मानित हैं पूरे विश्व में, वहाँ की हर महिला वही थी। और घर में एक चाची होती थी, तो चाची कंट्रोल करती थी कि कौन शौचालय कब जा सकता है, जिसकी ड्यूटी पहले शौचालय वो पहले जाएगा। चाची ये भी कंट्रोल करती थी कि महिलाएं शौचालय मत जाएं। उनका कहना था मर्दों को सुबह सुबह ड्यूटी पे जाना होता है, और उनका ये भी कहना था कि इज़्ज़त वाली महिलाएं वो हैं जो बार बार शौचालय ना दौड़ा करें। मतलब बार बार शौचालय जाने को बेइज्जती से जोड़ना। अब आप समझिए कि कैसी वो ज़िंदगी होगी जिसमें आप सबके लिए खाना बना रही हैं, सबके लिए पानी जुटा रही हैं, और आप उस बाथरूम की तरफ देख के, शौचालय की तरफ देख के आप ललकती हैं कि कब ये मर जाए, कब ये खाली हो, और उसमें कम से कम शौच करना है ताकि जो गंदा ढोएगा उसको दिक्कत नहीं हो, नहीं तो वो भी 5 गालियाँ दे के जाएगा। और चाची की आवश्यकता क्यों? चाची डिसिप्लिन मेंटेन करती हैं। शौचालय डिसिप्लिन कमेटी है आपके घर में? शौचालय डिसिप्लिन कमेटी है? कोई चाची जो डंडा लेके शौचालय के बाहर बैठी हैं?
हैं कोई चाची जिनको ये पता हो किसने कितना मग्गा पानी लिया? है क्या ऐसा घर? आज़ादी किस बात की आज़ादी? आज़ादी उस बात की आज़ादी जो अपनी गंदगी, अपने द्वारा बनाई गई गंदगी को अपने सर पे ढो के ना जीना पड़े, जिसके लिए खास करके महिला होने के चलते, आप जानते हैं हमको थोड़ा शौचालय की ज़्यादा आवश्यकता लगती है। वो वैसी बात है कि हमको मेकअप, स्नो पाउडर, सेंट सबकी ज़्यादा ज़रूरत लगती है, हम थोड़ा ज़्यादा शौचालय जाएंगे। इसके लिए आप हमको हीन नहीं समझ सकते, इसके लिए हम पर कोई कड़ाई नहीं की जा सकती कि आप मत जाइए। इसके लिए करना यह है कि सर पे, वो केवल इनका सर नहीं, वो केवल चाची का सर नहीं, वो केवल उषा जी का सर नहीं, सबका सर जब गंदा ढोएगा तब एक कलेक्टिव सॉल्यूशन जो वो इमर्ज करेगा। तो इस सोच को, ऐसा एक पटल जिस पर हम आराम से बिना आपको कोई लबो लुआब वाली बात बताए हुए धरातल पर धरातल की बात करने का ये जो मंच है, ये जो सभा है, ये जो संस्थान है, इसका पैमाना विस्तार से कब बिंदेश्वर पाठक जी ने सम्माननीय तरीके से इसको मंच दिया, स्थानीय रूप से मंच दिया। वहाँ देखिए कितने विश्वविद्यालयों में अब इसकी पढ़ाई होती है। आप सोच सकते हैं कि शौच के बारे में चिंतन पर सोशियोलॉजी में, समाजशास्त्रीय अध्ययन में एक चैप्टर भी अगर बनाया जाए तो लोग वो पन्ना खोलते हुए कहेंगे अरे पन्ने से ही बदबू आ रही है। नहीं, ये तो हमारा, ये तो तुम्हारा है, ये तो हम सबका है। और सामाजिक चेतना जो है वो केवल किताब के पन्नों से या भाषण से नहीं, बल्कि वास्तविक क्रिया रूप में, क्रियान्वयन में परिवर्तन करने से आती है। और ये चिंतन जो है वो ह्यूमन राइट्स का चिंतन है। राइट्स कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कोर्ट में जाके मांगी जाए। क्यों नहीं, इतने सारे कोर्ट दिल्ली में जहाँ देखो वहाँ कोर्ट ही कोर्ट है। रोज़ निकलता है कि इस कोर्ट में उस चोर को पकड़ा, फलाना ने चिलाना का गला काट दिया, कोर्ट ने पकड़ लिया। क्या कोर्ट ने कहा कभी कि शौचालय जाने का अधिकार अपहोल्ड करो? और मैं कोर्ट ने जिम्मेवारी करता हूँ, निगरानी करता हूँ कि सबको, और निगरानी करती हूँ कि सबको, महिलाओं को, कोई चाची नहीं रोकेगी आपको, कोई गंदा ढोने वाला गाड़ी वाला जो आपको गाली बकवास करके नहीं जाएगा। नहीं किया। तो मानवीय अधिकारों में मानवीय मूल्यों को चर्चा से उसके केंद्र में लाना, गंदा शब्द को बदबू से हटा दीजिए। कुछ में बदबू है तो बदबू ख़त्म करना काम है। ड्राई पैलेट्स के जो फोटोग्राफ्स हमने देखे अभी, उस फोटो से कोई बदबू तो नहीं आ रही, ठीक है। तो एक तरह से जो थिंकिंग है पूरी बिंदेश्वर पाठक जी की और आपकी पूरी संस्था की, वो एंड टू एंड है बिल्कुल। त्वदीयम वस्तु गोविंदम, आपकी चीज़ गोविंद की है और गोविंद की चीज़ आपकी है। तो कैसे आप सर्कुलैरिटी में पूरे चीज़ को आप देख सकते हैं। आपने प्रोड्यूस किया, आप इसको सोचिए कि इसका आखिर हम कैसे डिस्पोजल करेंगे। ये एक सस्टेनेबल थिंकिंग है, सोच वाली बात है। किसी के सर पे, दूसरों के सर पे हम मढ़ के नहीं जा सकते। जो किया है उसको यही मल मूत्र त्याग, सबको खाद्य वस्तु, ज़मीन में पुनर्वितरण या जैसे भी तरीका हो, कम पानी का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया आज पानी की कमी पर सोच विचार करती है। बड़े बड़े देश के राजाध्यक्ष मिलते हैं, केक कैसे बनाया जाए और केक कैसे खाया जाए इस पर कोई राजाध्यक्ष नहीं मिलता, लेकिन जनजीवन की आम समस्याओं पर राजाध्यक्ष मिलते हैं। और हमारी आम समस्याएं ही हमारा मानव अधिकार हैं। सस्टेनेबल थिंकिंग का अधिकार यही है। इन सभी मुद्दों पर बहुत ही पंडिताई के साथ में बहुत लंबा चौड़ा अंग्रेज़ी में आपके साथ संवाद कर सकती हूँ और बता सकती हूँ कि ह्यूमन राइट्स का उद्भव कहाँ से हुआ, डच ज्यूरिस्ट कौन थे, किस जहाज़ पे क्या सोचा। मैं बता सकती हूँ कि एसडीजी के कौन से संख्या में क्या होता है, लेकिन मूल बात, मूल मंत्र एक ही है कि मानव अधिकारों का चिंतन मानव मूल्यों के साथ किया जाता है। उन मूल्यों में निहित है लिबर्टी, इक्वालिटी और डिग्निटी। इन तीनों के साथ ही सम्मान के साथ, स्वतंत्रता के साथ, आज़ादी के साथ। शौच की आज़ादी, शौच की आज़ादी ये नहीं कि सड़क के किनारे जहाँ भी नहीं, शौचालय की व्यवस्था के बाद आज़ादी और सबका समान होना। ये नहीं कि मर्द को ड्यूटी पे जाना, पहले उसको दे दिया, औरतों को बाद में दिया। इनइक्वालिटी
और फ्रांस की जिस रानी का मैंने जिक्र किया, जब रानी ये नहीं समझी कि उसके अपने किसान भूखे थे, तो लोगों ने रानी को हटाया और तब से अब तक उस क्रांति के बाद विश्व में लोगों ने अपनी सरकारें चुनी। बरतानिया शासन को भी हमने घर वापस भेजा और जो सरकार हमने चुनी और चुनते रहे हैं, ये आज़ादी के अमृत महोत्सव का विशेष पावन वर्ष है। हम हर सरकार को अपने लोकतांत्रिक मूल्यों के पैमाने पर नापते हैं और देखते हैं कि सामाजिक समस्याओं का, जनजीवन की समस्याओं का सरकार कैसे सुलभ रूप से, सुचारू रूप से निवारण करती है। और मैं ये मानती हूँ कि जन शौच का प्रावधान एक महत्वपूर्ण प्रावधान है, उसमें सस्टेनेबिलिटी का प्रावधान जो आवश्यक प्रावधान है, और इन सब बातों में सरकारी सोच के पहले इन बातों की अगुवाई करनी में अगर किसी ने की तो वो सम्माननीय बिंदेश्वर पाठक जी हैं। तो वर्ल्ड टॉयलेट डे पे, विश्व शौचालय दिवस पर मैं आप सबका फिर से अभिनंदन करती हूँ और पुनः मेरी कुछ अपनी व्यवस्थाएं हैं, मैं कम समय के लिए आपके पास आ पाई। आपसे मुझे विदा भी अभी ही लेना है, लेकिन इसलिए कि मेरा कुछ एक जब तक मेरे पास पहुँचे आप परिवार के लोग, तब तक मेरी कुछ अपनी व्यवस्थाएं थी। लेकिन कहीं से भी ये नहीं है, मैं ऐसा नहीं मानती कि मैं आपके बीच दोबारा नहीं आना चाहती या कम समय होने के चलते मैं जल्दी में जाना चाहती। मैं आपके साथ हूँ, मेरी सोच आपके साथ है, मेरे वक्तव्य आपके साथ हैं। यदि मेरे वाक्यों में कुछ भी चिंतनीय लगता हो, कुछ भी सोचने योग्य लगता हो, तो इस सभा की कार्यवाही में कृपया उन बातों की प्रवाह का, मेरी सोच की प्रवाह का निष्पादन आगे भी कीजिए। इसके साथ मैं आपसे विदाई लेती हूँ, फिर से अभिनंदन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। और सुलभ को फिर से मेरा अभिवादन और आज सभी को आज मेरा नमन। धन्यवाद।